हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम सीडीपी के 30 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि आपके सीजी टेट 2022 में पूछे गए क्वेश्चंस थे। और ये जो था आपका 6 to 8 मतलब जो अपर प्राइमरी लेवल के क्वेश्चंस हैं उन्हें आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे। इसके बाद जो प्राइमरी लेवल के सीडीपी के 30 क्वेश्चंस हैं उन्हें भी हम एक एक करके कवर करते हुए चलेंगे। इसके बाद हम सभी जितने भी आपकी सीजी टेट अभी तक हुई हैं उन सभी के हम क्वेश्चंस को डील करते हुए चल। तो जो भी नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं और सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई। जिन्होंने भी पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं सभी की लेक्चर्स वाइज क्लासेस हो रही हैं, तो जिन्होंने भी वो क्लासेस नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। और जो भी नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वहाँ पर 500 मेंबर भी ऐड हो गए तो सभी पीडीएफ वहाँ आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को फ्री क्लासेस मिल सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका है 6 to 8 मतलब कि अपर प्राइमरी लेवल के हम 30 क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे, जो कि आपके सीडीपी से संबंधित ये सभी क्वेश्चंस होंगे। हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे। इससे आपको जो है पैटर्न के बारे में पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये आपके शिक्षक भर्ती और सीजी टेट की तैयारी जो भी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आपको इससे पैटर्न पता चलेगा कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस को पढ़ना है और किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं आज की क्लास में। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि हु वॉज द फर्स्ट टू ट्राई अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब कि व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयास सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? गॉल्टन, जेम्स ट्रेवर, स्किनर या टॉयलर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गॉल्टन। जो गॉल्टन थे उन्होंने सबसे पहले व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयास सबसे पहले किया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गॉल्टन। इस प्रकार से इसका आंसर आप याद रखेंगे। जो व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तो वो किया गया था आपके मिस्टर गॉल्टन के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड सोशल वैल्यूज एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल नॉर्म्स डिपेंड ऑन व्हाट। किसी बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना किस पर निर्भर करती है? जिस भी क्वेश्चंस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने होंगे उस क्वेश्चंस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर यहाँ पर बताए जाएंगे। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट, जैसे कि ये आपका पहला क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ एक जो मनोवैज्ञानिक है उसका नाम पूछा गया है, तो इसके हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जिस भी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन बताना ज़्यादा ज़रूरी है उसमें हम बिल्कुल इसके एक्सप्लेनेशन बताते हुए चलेंगे, तो आप निश्चिंत रहिए। तो आप दूसरे क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं ऑन चाइल्ड्स पीयर ग्रुप, बच्चे के साथी समूह पर, ऑन फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक वृद्धि पर, ऑन चाइल्ड बिहेवियर, बच्चे के व्यवहार पर, ऑन चाइल्ड इमोशंस मतलब कि बच्चे के संवेग पर। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं किसी बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है बच्चे के साथी समूह पर भी, शारीरिक वृद्धि पर भी, बच्चे के व्यवहार पर भी और बच्चे के संवेग पर भी। तो ये जो क्वेश्चन था वो आपका विलोपित किया गया क्वेश्चन था। इसे आप स्टार मार्क लगा लेंगे, ये आपका विलोपित किया गया क्वेश्चन था। इसीलिए इसमें जो ऑप्शंस हैं वो सभी सही लग रहे हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को जो है विलोपित किया गया था। तो हम इसे स्किप करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है आपका, According to Sigmund Freud, which of the following mental gland is found in the daughter towards the father? Oedipus, Electra, both and none of the above. सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक ग्रंथि पाई जाती है? इडिपस, इलेक्ट्रा, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो पूछा गया है कि सिगमंड जो फ्रायड थे एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार जो पुत्री में पिता के प्रति जो मानसिक ग्रंथि पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो जो पुत्री में पिता के प्रति मानसिक ग्रंथि पाई जाती है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रा।
जो पुत्री में पिता के प्रति आकर्षण होता है, मतलब कि जो मानसिक ग्रंथि पाई जाती है, उसे हम इलेक्ट्रा कहते हैं। और यही अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि पुत्र में माता के प्रति जो आकर्षण होता है तो उसमें कौन सी मानसिक ग्रंथि पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाता इडिपस। अगर पुत्र में माता के प्रति जो मानसिक ग्रंथि पाई जाती है इसके बारे में अगर पूछा जाता तो वो होता इडिपस, लेकिन जो पुत्री में पिता के प्रति पाया जाने वाला मानसिक ग्रंथि पूछा गया है तो इसमें हो जाएगा आपका इलेक्ट्रा। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सच लैंग्वेज शुड बी मेड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस डोमिनेटेड बाय द मैसेज, वन हु इज रिच, यूजफुल फॉर द जॉब, या फिर टू क्रिएट अ गुड इन्वायरमेंट। ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, जो समृद्ध हो, जो नौकरी के लिए उपयोगी हो, या जिससे अच्छा वातावरण बन सके। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो व्यापम के द्वारा लिया गया आंसर था वो भी यही था, तो इस प्रकार से इसका आंसर आप ए ही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विच स्ट्रेटजी वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द स्टडी ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, इन्वॉल्विंग मोर एंड मोर चिल्ड्रन फॉर डिस्कशन इन क्लास, टीचर गाइडेंस, पीयर ट्यूटोरिंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, एप्टीट्यूड बेस्ड ग्रुपिंग फॉर टीचिंग। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सी व्यूह रचना उपयुक्त होगी? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कक्षा में चर्चा हेतु सम्मिलित करना, अध्यापक द्वारा निर्देशन, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम, या फिर अध्यापक के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपका पूछा गया है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सी व्यूह रचना उपयुक्त होगी, जो कौन सी स्ट्रेटजी है वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं जो ज़्यादा बच्चों को कक्षा में चर्चा हेतु सम्मिलित करना, ये ऑप्शन इसमें नहीं होगा। अध्यापक द्वारा निर्देशन ये भी नहीं होगा। अध्यापक के लिए योग्यता आधारित समूह, जहाँ पर भी अध्यापक लिखा गया है वो ऑप्शन इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा। सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम, जितना आप कोऑपरेटिव लर्निंग करेंगे, पीयर ट्यूटोरिंग करेंगे, उतना वो ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। तो जो ऑप्शन 1 है वो भी इसमें सही होता, लेकिन ऑप्शन 1 से ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर इसमें ऑप्शन सी है, इसीलिए ऑप्शन सी को इसमें बिल्कुल सही लिया गया है और ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बच्चे होते हैं वो कोऑपरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटोरिंग के द्वारा सीखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे, वो उनके लिए स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा अच्छी होगी। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को किसने बताया है? स्किनर, पियाजे, कोहलबर्ग या एरिक्सन। Who explained the 4 stages of intellectual development of children? स्किनर, पियाजे, कोहलबर्ग या एरिक्सन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पियाजे। जो पियाजे थे उन्होंने जो बालकों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था, 4 स्टेजेस के बारे में बताया था, जिसमें से उनका पहला जो स्टेज था वो था सेंसरी मोटर स्टेज, जिसकी अवस्था थी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। फिर उन्होंने बताया था प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसकी अवस्था थी 2 से 7 वर्ष। फिर उन्होंने बताया था कॉन्क्रीट स्टेज, उसकी अवस्था थी 7 से 11 वर्ष। फिर उन्होंने बताया था कि फॉर्मल स्टेज, उसकी अवस्था थी 11 से लेकर 15 वर्ष, या 15 से अबव भी आप बोल सकते हैं। तो इस प्रकार जो पियाजे थे आपके, जीन पियाजे, उन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था। इन्हीं 4 अवस्थाओं में जो बच्चों का विकास है इसी प्रकार से होता है, ये उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था। मैंने जीन पियाजे की थ्योरी बहुत अच्छे से कराई है, तो जिन्होंने भी वो लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं, सभी की यहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट शुड बी डन द राइज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन? पे हायर सैलरीज टू टीचर्स, कॉन्टिन्यूस इवोल्यूशन ऑफ टेक्स्ट बुक, एप्रोप्रिएट रिविजन ऑफ सिलेबस, कॉन्टिन्यूस इवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स। शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या किया जाना उचित है? अध्यापकों को उच्च वेतन देना, पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में उचित संशोधन, या फिर छात्रों का सतत मूल्यांकन। तो जो शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए सबसे उचित जो होगा
ऑप्शंस आप देख सकते हैं, अध्यापकों को उच्च वेतन देना, अध्यापकों को जो भी प्रकार की फैसिलिटी दी जाती है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, हमें पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन नहीं करना है, ये भी इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा। पाठ्यक्रम में उचित संशोधन, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो छात्रों का सतत मूल्यांकन आप करेंगे वो इसमें बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, ये आंसर बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। सीसीई के बारे में आप जानते ही होंगे, जो आपका कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन होता है, जो छात्रों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है, वो छात्रों के लिए ही किया जाता है, जिसमें छात्रों के प्रोग्रेस के बारे में सभी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। तो छात्रों का जो सतत मूल्यांकन होता है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। यह परिभाषा किसकी है? रॉस, एडलर, रूसो या वॉटसन। शॉर्टली आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इट कैन बी डिटर्मिनेड व्हाट इट्स प्लेस इन द फ्यूचर इज, हुज डेफिनेशन इज इट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एडलर। जो शिशु के जन्म के समय कुछ समय बाद ही निश्चित किया जाता है कि उसके भविष्य में कौन सा स्थान होगा, ये परिभाषा जो है एडलर के द्वारा दी गई थी। इस प्रकार से इसका आंसर आप याद रखेंगे। जो इस प्रकार के कथन होते हैं उनसे भी आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन सभी के नाम आप अच्छे से याद रख लेंगे और उनके जो भी कथन हैं उन्हें भी आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया गया है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। पावर एंड स्पीड डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, ट्रेनिंग एंड लर्निंग डेवलपमेंट मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है? मतलब आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, शक्ति और गति, विकास पूर्व अनुमान होता है, प्रशिक्षक और अधिगम, या विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो इसका इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब कि यही गलत है इसीलिए ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमसे गलत क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो शक्ति और गति है वो इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा, और जो मानव का विकास होता है वो विकास पूर्व अनुमेय होता है, ये बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। प्रशिक्षक और अधिगम भी इसमें सही हो जाएगा, और विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमसे गलत पूछा गया था, इसीलिए जो शक्ति और गति है वो इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है ये आप हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। नहीं वाले क्वेश्चन को आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा गलती करते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में बदलना, बोधात्मक भावात्मक कौशलों में विकास में मदद करना, याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, या फिर छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। इसमें से आपको कौन सा नहीं है ये पूछा गया, मतलब कि आपको गलत ऑप्शन को इसमें ढूंढना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इज नॉट ट्रांसफॉर्मिंग द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इनटू अ टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी, हेल्पिंग टू डेवलप कॉग्निटिव अफेक्टिव स्किल, emphasis on learning process instead of emphasis on memorization, making appropriate decision after the learning process and environment of the students। सबसे पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में बदलना। मैंने अभी बताया कि जहां पर भी शिक्षक को फैसिलिटी दी जाए वो ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, तो यही ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। मतलब कि हमसे नेगेटिव पूछा गया है तो नेगेटिव यही ऑप्शन में दिया गया है, तो ये बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। और बोधात्मक भावात्मक कौशलों के विकास में मदद करना, ये इसमें बिल्कुल सही है, जो आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, जितना ज़्यादा रोड मेमोरी करेंगे उसके बदले हमें सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, ये ऑप्शन भी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। छात्रों की सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, ये भी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो गलत है वो यही है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। नहीं है ये पूछा गया है तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11।
whose name is notable in the field of education system for hearing impaired children। श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? एनी बेसेंट, विलियम जोन्स, हेलन केलर या फिर मोरिया मॉन्टेसरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेलन केलर। जो हेलन केलर थी वो अमेरिका की एक लेखिका थी। ये अमेरिका की एक लेखिका थी और इन्होंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया था और ये जो थी बाधिर एवं दृष्टिहीन थी। ये दोनों समस्या होते हुए भी इन्होंने जो है आर्ट्स से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। तो इनका जो नाम था वो था हेलन केलर। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेलन केलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देयर इज अ मॉडिफिकेशन इन आवर फंडामेंटल बिहेवियर ड्यू टू लर्निंग एक्सपीरियंस। हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन दिस डेफिनेशन ऑफ लर्निंग? गेट्स एंड अदर्स, कैल्विन, चार्ल्स स्किनर या आर.एस. वुडवर्ड। अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है। अधिगम की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? यह हमारा फिर से कथन से दूसरा क्वेश्चन हो गया। मैंने बताया कि कथन वाले जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इन सभी के आप नाम याद रखेंगे और इनकी जो भी परिभाषा है उन्हें आप याद रखेंगे। तो ये परिभाषा जिसके द्वारा दी गई थी उनका नाम था कैल्विन। जो कैल्विन थे उनके द्वारा ये परिभाषा दी गई थी कि अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है। तो इनका नाम आप याद रखें। जो ये परिभाषा दी थी वो कैल्विन ने दी थी। और जो अधिगम होता है आपका उसे आप जीवन पर्यंत तक सीख सकते हैं, क्योंकि सीखना जो आपका होता है इसे हम हमेशा सीखते ही रहते हैं। कुछ ना कुछ हम अपने जीवन में सीखते ही रहते हैं। तो जो अधिगम होता है आपका वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसकी जो प्रक्रिया होती है वो एक व्यापक और सतत प्रकार की होती है। इस प्रकार से आप इन सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। विच फैक्टर इज नेसेसरी फॉर मैक्सिमम लर्निंग स्पीड अमंग चिल्ड्रन? ओवरलोड ऑफ वर्क इन द क्लासरूम, एक्सेस ऑफ होमवर्क, प्लेथोरा ऑफ राइटिंग या फिर पर्सनल इंटरेस्ट इन स्टडीज। बालकों में अधिगम प्रसार हेतु कौन सा कारक आवश्यक है? कक्ष में कार्य की अधिकता, गृह कार्य की अधिकता, लेखन कार्य की अधिकता या फिर अध्ययन के प्रति व्यक्तिक रुचि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हो जाएगा अध्ययन के प्रति व्यक्तिक रुचि। जो उनका पर्सनल इंटरेस्ट होगा किसी भी अध्ययन के लिए तो वो इसमें सबसे ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि कक्ष में कार्य की अधिकता ये बिल्कुल इसमें नेगेटिव ऑप्शन है। गृह कार्य की अधिकता, होमवर्क से किसी भी बच्चों में अधिगम नहीं होता है। लेखन कार्य की अधिकता से भी नहीं होगा। तो जो उनके प्रति जो स्टडीज़ है, अध्ययन के प्रति उनके लिए उनके मन में जो पर्सनल इंटरेस्ट होगा उससे ही जो विद्यार्थी हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे। इस प्रकार से आप एलिमिनेट करके भी सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एलिमिनेशन मेथड का भी प्रयोग करके सही आंसर ढूंढ सकते हैं। इस मेथड को भी आप अपनाएंगे अपने क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करते वक्त। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अध्ययन के प्रति व्यक्तिक रुचि। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। और साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है। तब हम सभी जो जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं अभी तक, जितने भी आपके सीजी टेट के पेपर हुए उन सभी के ऐसे ही क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करेंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है और साथ ही साथ आप भी इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता के आंसर क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, यह थॉर्नडाइक के किस नियम को बताता है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम या उपयुक्त सभी? सेटिस्फैक्शन विद द सक्सेस ऑफ द एक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन विथ द फेलियर। इट टेल्स विच लॉ ऑफ थॉर्नडाइक? रूल ऑफ प्रैक्टिस, रूल ऑफ इन्फ्लुएंस, रूल ऑफ रेडीनेस या फिर ऑल ऑफ द अबव?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रभाव का नियम। जो क्रिया की सफलता से संतोष और असफलता से असंतोष होता है वो आपका प्रभाव का नियम के अंतर्गत आ जाएगा। थॉर्नडाइक जो थे इन्होंने 2 प्रकार के नियम बताए थे। पहला था इनका मुख्य नियम, मुख्य नियम में ये सभी तीनों प्रकार के नियम आ जाएंगे। और दूसरा इन्होंने बताया था गौण नियम, गौण नियम में इनके द्वारा बताए गए थे 5 प्रकार के नियम। तो इन सभी के बारे में भी हमने पढ़ा है। जो थॉर्नडाइक की थ्योरी के बारे में मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने इन सभी जो इनके नियम थे उन्हें बहुत ही डिटेल से पढ़ाया था। तो जिन्होंने भी वो थ्योरी नहीं देखी वो जाकर देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि थॉर्नडाइक से आपके एग्जाम में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं। तो थॉर्नडाइक की थ्योरी आपके लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर जितने भी थ्योरी हमारे द्वारा कराई जा रही हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ कराई जा रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को फ्री क्लासेस मिल सकें। इस प्रकार से जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभाव का नियम, बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? पावलोव, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, जीन पियाजे या फिर वाइगोत्स्की? हु प्रमोटेड द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग? तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। और जो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी थे उस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थे आपके कोहलर। और कोहलर के साथ साथ ही इसमें वर्दीमर, मैक्स जो वर्दीमर थे उनका नाम भी इसमें लिया जाता है और जो कोफ्का थे उनका नाम भी इसमें लिया जाता है। तो इन तीनों के नाम आप याद रखेंगे। और कोहलर ने ही अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और गेस्टाल्टवादी सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। तो ये दोनों आपके कोहलर से संबंधित हैं। इस प्रकार से आप इनके नाम भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। किस तरह के प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होते हैं? जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करने वाले हों, जो सटीक हों, पिछली परीक्षा में आ चुका हो या समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता करें। What type of questions are best? Children's attention getters, those that are accurate, appeared in the last exam, help with troubleshooting and finding solution। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता करें। और जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करने वाले हो ये इसमें नहीं होगा, पिछली परीक्षा में आ चुका हो ये भी इसमें गलत है, और जो सटीक हो ये भी इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो सबसे अच्छा होगा, उत्तम होगा, वो होगा आपका समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता जो करे वो इसमें सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा, सबसे सही आंसर यही हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंक्लूडेड इन द नेचर ऑफ मोटिवेशन? पावर ऑपरेशन, चेंजेबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी या फिर ऑल ऑफ द अबव? अभिप्रेरणा के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सम्मिलित हैं? शक्ति संचालन, परिवर्तनशीलता, निरंतरता या उपरोक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो अभिप्रेरणा के स्वरूप में जो लक्षण सम्मिलित है वो इसमें आ जाएगा शक्ति संचालन, परिवर्तनशीलता और निरंतरता, ये सभी इसमें सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। Inheritance of intelligence and personality have an important role, has a nominal role, have an unpredictable role या फिर has an attractive role? बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है, नाम मात्र की भूमिका है या फिर अपूर्वानुमेय है या फिर आकर्षक भूमिका है? तो जो बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की जो भूमिका होती है तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की जो भूमिका होती है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नाम मात्र की भूमिका ये बिल्कुल गलत है, अपूर्वानुमेय होती है ये भी बिल्कुल गलत है, और आकर्षक तो बिल्कुल नहीं होती। तो जो आनुवांशिकता का जो लक्षण होता है वो माता पिता के द्वारा ही बच्चों में जाती है और व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता उसमें निर्धारित होती है। और जो आनुवांशिकता है उसकी जो भूमिका होती है वो बुद्धि एवं व्यक्तित्व में जो आपका वंशानुक्रम है, मतलब कि आनुवंशिकता
वो बिल्कुल उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। जो बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स shows the importance of intelligence and intelligence test. The role of intelligence test is important in vocational guidance. Students are paved on the path of progress through intelligence test. Intelligence is a basis for selecting various components of research so that are मिनिमाइज्ड या फिर ऑल ऑफ द अबव। बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है? बुद्धि परीक्षण की भूमिका व्यावसायिक मार्गदर्शन में अहम होती है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा छात्रों को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त किया जाना चाहिए। अनुसंधान के विभिन्न घटकों के चयन हेतु बुद्धि एक आधार होता है या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। मतलब कि बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण में जो महत्व होता है वो इन सभी के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि बुद्धि परीक्षण की भूमिका व्यावसायिक मार्गदर्शन में भी अहम होती है। बुद्धि परीक्षण द्वारा छात्रों की उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त किया जाता है, ये भी सही होता है। और अनुसंधान के विभिन्न घटकों के चयन हेतु बुद्धि एक आधार होता है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, जिन बच्चों के परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों से अपेक्षाकृत ज्यादा होते हैं शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े व्यक्तित्व वाले, बहिर्मुखी और अधिक क्रियाशील वाले, या अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले, या फिर कमजोर और कम क्रियाशील व्यक्तित्व वाले। चिल्ड्रंस हुज फैमिली इन्वायरमेंट इज डेमोक्रेटिक आर रिलेटिवली मोर देन अदर चिल्ड्रन। बैकवर्ड पर्सनैलिटी इन एजुकेशन फील्ड, एक्सट्रोवर्ट एंड ओवर एक्टिव पर्सनैलिटी, इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी, या फिर वीक एंड अंडर एक्टिव पर्सनैलिटी। ये आपके पर्सनैलिटी से पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया कि जिन बच्चों के परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों के से अपेक्षाकृत ज्यादा होते हैं। तो आपको इसका जो सही आंसर है वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट होता है उस जो वातावरण के बच्चे होते हैं वो हमेशा एक्सट्रोवर्टेड एंड ओवर एक्टिव पर्सनैलिटी होते हैं, मतलब कि बहिर्मुखी और अधिक क्रियाशील वाले व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार के जो वातावरण होते हैं उसमें जो बच्चे हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं और एक्सट्रोवर्ट होते हैं और अधिक क्रियाशील वाले व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहिर्मुखी और अधिक क्रियाशील। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर तब विद्यार्थियों को समूह में दिया जाता है तब उनके सीखने का क्रम होता है स्थिर रहता है, बेहतर होता है, घटता है, या फिर समान रहता है। When students are given an opportunity to discuss a problem in a group, the course of their learning remains constant, gets better, decrease, या फिर remains the same। जब भी आप किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर देंगे किसी विद्यार्थी के समूह को, तो जो उसका सीखने का क्रम है वो हमेशा बेहतर होगा, ना कि स्थिर होगा, ना ही घटेगा और ना ही समान रहेगा, वो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। जितना आप उन्हें अवसर देंगे किसी भी प्रकार की चर्चा करने का तो वो हमेशा बेहतर होता जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेहतर होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, ये समावेशी शिक्षा से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें लिखा गया है कि समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है, यह आपको पूछा गया है। वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था, शिक्षक तथा आत्मीय एवं मित्रवत व्यवहार का प्रयोग, अलग सहायक सामग्री का प्रयोग अलग अलग विषयों हेतु, या फिर समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले। इंक्लूसिव क्लास डज नॉट फीचर रियल एंड कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट सिस्टम, यूज ऑफ फ्रेंडली एंड फ्रेंडली बिहेवियर बाय द टीचर, यूज ऑफ डिफरेंट एड्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ओवरऑल स्टूडेंट विद द सेम नॉलेज एबिलिटी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले होते हैं, ओवरऑल स्टूडेंट विद द सेम नॉलेज एबिलिटी, ये इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें जो आपके होते हैं दिव्यांग बच्चे भी होते हैं और सामान्य प्रकार के बच्चे भी शामिल होते हैं, तो इन्हीं दोनों को इंक्लूड करके आपका बना है समावेशी शिक्षा।
तो इसमें जो है समग्र विद्यार्थी मतलब सभी विद्यार्थी जो होंगे एक ही ज्ञान क्षमता पर आधारित होंगे, ये इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसीलिए हमसे जो नेगेटिव पूछा गया तो इस प्रकार से ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था है ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। शिक्षक द्वारा आत्मीय एवं मित्रवत व्यवहार का प्रयोग, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अलग सहायक सामग्री का प्रयोग कर अलग अलग विषयों हेतु हमें अलग अलग सहायक सामग्री प्रयोग करनी चाहिए, तो ये भी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। और सभी विद्यार्थियों के ज्ञान की क्षमता एक ही प्रकार की होगी, ये इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमसे गलत पूछा गया, इसीलिए ये ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता या फिर शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टीचर इन अपर प्राइमरी लेवल इज। जो उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, इसे आपको बताना है। ईगरनेस टू टीच, पेशेंस एंड परसेवरेंस, प्रोफिशिएंसी एंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स, नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथड। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्राइमरी लेवल के शिक्षक होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होगी। ये आप अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं क्योंकि आप भी अपर प्राइमरी टीचर बनने वाले हैं, तो इसमें से आप ऑप्शंस खुद चूज करके बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं कि पढ़ाने की उत्सुकता ये एक अच्छे शिक्षक की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं होगी। धैर्य और दृढ़ता ये भी उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। और विषयों के ज्ञान में दक्षता ये भी बिल्कुल सही नहीं है। मतलब कि आपको विषयों के ज्ञान में दक्षता होनी चाहिए, लेकिन जो शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता होती है, जो नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथड होती है, ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको चारों ऑप्शन में से जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा उसे ही आपको टिक करना है। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शिक्षण पद्धतियों की ज्ञान में दक्षता जो होती है वो एक अपर प्राइमरी टीचर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक रहता है तो उसके विषय में आपके कौन से विचार होंगे? वह पिछड़ा विद्यार्थी है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वह सृजनशील विद्यार्थी है या उस विद्यार्थी का मन खेल में रहता है। If any student of your class is curious to know about every activity happening in the school, then you will have thoughts about it. He is backward student, he doesn't like to study, he is creative student या फिर that student's mind is in the game। तो आपके जो कक्षा में विद्यार्थी होगा वो हर किसी चीज़ को जानने में उत्सुक होगा, तो वो आपका आएगा सृजनशील विद्यार्थी के अंतर्गत। मतलब कि ही इज़ अ क्रिएटिव स्टूडेंट। जो क्रिएटिव स्टूडेंट होते हैं वो हर किसी चीज़ों के बारे में जानने के इच्छुक होते हैं और हर किसी चीज़ों को जानने में वो ज़्यादा अपना जो एक्टिव रोल है वो ज़्यादा प्ले करते हैं। तो इस प्रकार से जो उत्सुकता के बारे में और हर किसी चीज़ को जानने में जो आपका विद्यार्थी आएगा वो हो जाएगा आपका सृजनशील विद्यार्थी। और पिछड़ा विद्यार्थी ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। पढ़ाई में मन नहीं लगता ये भी गलत हो जाएगा, और मन खेल में रहता है वो भी इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर सही हो जाएगा सृजनशील विद्यार्थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। व्यक्तिगत वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर किस अवस्था तक पड़ता है? पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या संपूर्ण जीवन? टू वॉट स्टेज टू पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग? अर्ली चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, चाइल्डहुड या फिर होल लाइफ? तो जो व्यक्तिगत तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम की किस अवस्था पर पड़ता है यह आपको बताना है। तो ये पूर्व बाल्यावस्था पर भी पड़ता है, किशोरावस्था पर भी पड़ता है और बाल्यावस्था पर भी पड़ता है। मतलब कि आपके संपूर्ण जीवन काल में पड़ता है, होल लाइफ में आपके पड़ता है। इस प्रकार से इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण जीवन। जो आपका व्यक्तिगत वातावरण से संबंधित कारक है वो आपके संपूर्ण जीवन तक चलता ही रहता है। इस प्रकार से इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26। बालकों के वर्गीकरण और उनके प्रमुख लक्षणों के जोड़े बनाइए। आपको एक तरफ बालकों के वर्गीकरण
दिए गए हैं और दूसरे तरफ उनके लक्षण दिए गए हैं, तो उन्हें आपको एक दूसरे से मिलाना है। पेयर द क्लासिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर मेन सिम्टम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन इस साइड दिए गए हैं और मेन सिम्टम्स जो है उनके इस तरफ दिए गए हैं, तो आपको इन सभी के जो जोड़ी है उन्हें मिलाना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ब्रिलियंट, क्रिएटिव, बैकवर्ड लर्निंग, डिसेबिलिटी, मेंटली रिटार्डेड। और मेन सिम्टम्स में जो दिए गए हैं लो इंटेलिजेंस, प्रॉब्लमेटिक, बिलो एवरेज या इन्वेंटर ऑफ, और लास्ट आपका दिया गया है हाई इंटेलिजेंस। इस तरफ आप देख सकते हैं प्रतिभाशाली, रचनात्मक, पिछड़े हुए, अधिगम अयोग्य और मानसिक रूप से मंद। निम्न बुद्धि वाले, समस्यावाचक, औसत से पीछे या आविष्कारक, और उच्च बुद्धि वाली। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो आपके प्रतिभाशाली होते हैं वो निम्न बुद्धि वाले तो नहीं होते, समस्यावाचक भी नहीं होते, और औसत से पीछे भी नहीं होते, और आविष्कारक भी नहीं होते, वो होते हैं उच्च बुद्धि वाले। तो आपका पहला का हो जाएगा ई। जो आपके ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वो आपके होते हैं हाई इंटेलिजेंस वाले। नेक्स्ट है आपका रचनात्मक, जो होते हैं वो आविष्कारक होते हैं, मतलब कि इन्वेंटर होते हैं, वो किसी भी चीज़ों को जानने के पीछे उत्सुक होते हैं। इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रचनात्मक। जो बच्चे होते हैं, जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं, वो इन्वेंटर के रूप में आपके सामने आते हैं। फिर आप देख सकते हैं जो पिछड़े हुए बालक होते हैं वो औसत से पीछे होते हैं, इसका हो जाएगा सी। अधिगम अयोग्य बालक जो होते हैं वो समस्यावाचक होते हैं, और मानसिक रूप से मंद जो होते हैं वो निम्न बुद्धि वाले होते हैं। इस प्रकार से जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रतिभाशाली का हो जाएगा उच्च बुद्धि वाले, रचनात्मक का हो जाएगा आविष्कारक, पिछड़े हुए का हो जाएगा औसत से पीछे, अधिगम अयोग्य का हो जाएगा समस्यावाचक, और मानसिक रूप से मंद का हो जाएगा निम्न बुद्धि वाले। इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। मूल प्रवृत्तियों की संख्या संवेग के संबंध में कितनी है? 11, 10, 20 या 14? व्हाट इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल टेंडेंसीज विथ रिस्पेक्ट ऑफ मोमेंटम? तो जो मूल प्रवृत्तियां होती है उसकी संख्या होती है 14, और जो होते हैं मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो आपका दिया गया था वो दिया गया था मैकडूगल के द्वारा आपका मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया गया था। इस प्रकार से जो इन्होंने मूल प्रवृत्ति दी थी वो थी आपकी टोटल 14 प्रकार की इन्होंने मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। छात्रों को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, या फिर चयन का सिद्धांत? द टीचर डिसाइड व्हाट एंड हाउ मच टू टीच द स्टूडेंट अंडर विच प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन इट विल कम? प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट पर्पस, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, या फिर प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्शन? तो इसमें लिखा गया है कि छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, यह इस बात का निर्णय अध्यापक करता है और ये शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नियोजन का सिद्धांत, मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। जो प्लानिंग के अंतर्गत आपका जो अध्यापक है वो निर्णय लेता है कि छात्रों को क्या और कितना पढ़ाया जाना चाहिए, यह उनके प्लानिंग के आधार पर बेस्ड रहता है कि उन्हें छात्रों को क्या और कितना पढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियोजन का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की खामियां होती हैं विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता की कमी, लेखन कौशल के जांच के लिए सही नहीं होते, इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा पूरी तरह से मूल्यांकन संभव नहीं हो पाता, या इन प्रश्नों से कल्पनाशीलता का विकास होता है। जनरली ऐसे टाइप क्वेश्चंस आर यूज्ड टू असेस द स्टूडेंट। दिस टाइप्स ऑफ questions have drawbacks: lack of reliability and objectivity, not suitable for testing writing skill, through evaluation not possible through this type of questions. These questions develop imagination. तो जो सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं उसका प्रयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इस प्रश्नों के पीछे जो खामियां होती है उसे आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता की कमी। इस प्रकार के प्रश्नों में विश्वसनीयता नहीं होती है और वस्तुनिष्ठता नहीं होती, उसकी कमी होती है, ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसे आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें दिया गया है कि भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, यह कथन किसका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ आपके 3 जो हैं कथन बेस्ड, जो स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे। तो इसमें ऑप्शंस आप देख सकते हैं, लॉवेल तथा मार्केल, स्पाइकर तथा इरविन, फिशर तथा लांबा या फिर टर्मन। देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, हुज स्टेटमेंट्स इज दिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्पाइकर तथा इरविन। स्पाइकर तथा इरविन थे, उन्होंने भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है ये बताया था स्पाइकर तथा इरविन ने। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को आपको याद रखना पड़ता है, क्योंकि इससे जो देख सकते हैं आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और इसी प्रकार की आपको क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आप कमेंट करके ये भी बताएं कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को फ्री क्लासेस मिल सकें। और आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर आप उसमें जुड़ जाइए, क्योंकि 500 से भी ज़्यादा मेंबर अगर उसमें ऐड हो गए तो हम वहाँ सभी प्रकार की PDF वहाँ प्रोवाइड कर देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को फ्री क्लासेस मिल सके। और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और जो भी नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।